नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आज पाकिस्तान को पानी के लिए तरसाने की तैयारी शुरू हो गई है। चिनाब नदी के पानी का बहाव रोक दिया गया है। इसके बाद अब हिंदुस्तान की तरफ से पाकिस्तान को एक और झटका देने की तैयारी शुरू हो गई है। तो दूसरी तरफ चीन और तुर्की पाकिस्तान की मदद में खुलकर सामने आ गए हैं, लेकिन उसकी मदद भी पाकिस्तान की मुसीबत को कम नहीं कर पा रही है। तो कैसे पानी के लिए तरसेगा पाकिस्तान, इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। कनाडा को लेकर ट्रंप के नहीं बदले तेवर, कहा 51वां राज्य बनाने के लिए कनाडा पर सैन्य कार्रवाई की नहीं पड़ेगी जरूरत। कनाडा को अमेरिका का हिस्सा बनाना चाहते हैं ट्रंप। यूक्रेन की धमकियों को चीन ने किया नजरअंदाज, रूस की विक्ट्री डे परेड में शामिल होंगे चीनी राष्ट्रपति। पुतिन ने हमला होने पर दी कीव को मिटाने की धमकी। हूथियों के हमले के आगे पस्त हुआ इजरायल, मिसाइल को ट्रैक करने में कामयाब हुआ डिफेंस सिस्टम, लेकिन रोकने में हुआ नाकामयाब। और चलते चलते में देखेंगे कहां गिरती है सबसे ज्यादा बिजली, बिजली के गिरने से होता है कितना बड़ा नुकसान। इन सभी खबरों पर हम आगे करेंगे विस्तार से बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। भारत पाक के बीच बढ़ते तनाव पर आज यूएनएससी की होगी बैठक। पाकिस्तान के अनुरोध पर हो रही मीटिंग, पाकिस्तान को लग रहा है भारत से डर। जापान की हवाई सीमा में घुसा चीन का हेलीकॉप्टर, 15 मिनट तक रहा जापान की सीमा में। टोक्यो ने दर्ज किया कड़ा विरोध। गजा की जमीन पर कब्जे की तैयारी में इजराइल, सैन्य अभियान तेज करने के लिए नेतन्याहू कैबिनेट ने दी मंजूरी। गजा में अब तक 52,000 से ज्यादा लोगों की जा चुकी है जान। अमेरिका की सबसे खतरनाक जेल अल्कट्राज को फिर से खोलेंगे ट्रंप। बदमाश और अप्रवासियों को रखा जाएगा। 62 साल पहले बंद हुई थी अल्कट्राज। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच चल रहे टकराव में पानी बड़ा मुद्दा बन गया है। पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौता निलंबित करने के बाद बीते 24 घंटे में चिनाब नदी पर बने 2 डैम बंद कर दिए गए हैं। सबसे पहले रामबन में बगलिहार डैम के सभी फाटक बंद किए गए और उसके बाद रियासी में सलाल डैम के गेट भी बंद कर दिए गए हैं। इन डैम से पाकिस्तान को पानी दिया जा रहा था। चिनाब का पानी रोकने के बाद अब कश्मीर में झेलम नदी पर बने किशनगंगा बांध के फाटक को भी बंद करने की तैयारी चल रही है। वैसे ये सवाल भी उठ रहे हैं कि क्या चिनाब नदी का पानी पूरी तरह से रोकना संभव है। रियासी में सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट में एनएचपीसी के अधिकारियों का कहना है कि 2 दिन पहले ही अखनूर और जौरिया क्षेत्रों में चिनाब नदी में भारी बाढ़ आई थी। बांध भर जाने के बाद सलाल बांध के गेट खोल दिए गए थे, गाद को बाहर निकाल दिया गया और ये प्रक्रिया जारी है। उन्होंने सिंधु जल संधि पर टिप्पणी से इनकार करते हुए कहा कि हम हिंदुस्तान सरकार के निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य हैं, लेकिन इस समय चुनाव के पानी को कुछ हद तक ही रोका जा सकता है। इस बीच जल विवाद को लेकर अब हिंदुस्तान की तरफ से एक और बड़ा कदम उठाने के संकेत मिल रहे हैं। हिंदुस्तान वर्ल्ड बैंक के नियुक्त किए गए न्यूट्रल एक्सपर्ट से कार्यवाही रोकने को कहेगा। ये विवाद सिंधु जल संधि यानी IWT के तहत चल रहा है। हिंदुस्तान का कहना है कि अब हालात बदल गए हैं, वो अब सिंधु जल संधि को स्थगित कर चुका है, इसलिए इस मामले में न्यूट्रल एक्सपर्ट की कार्यवाही भी रोक दी जाए। इस मामले में भारत, पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक के न्यूट्रल एक्सपर्ट माइकल लीनो के बीच एक वर्क प्रोग्राम तय हुआ था। इस वर्क प्रोग्राम के अनुसार पाकिस्तान को 7 अगस्त तक अपना काउंटर मेमोरियल जमा करना था। न्यूट्रल एक्सपर्ट की चौथी मीटिंग 17 से 22 नवंबर के बीच होनी थी, लेकिन अब ये मीटिंग संकट में फंसती दिखाई दे रही है। हिंदुस्तान के रुख से पाकिस्तान में चिंता दिखाई दे रही है और उसकी तरफ से ये मामला वर्ल्ड बैंक के सामने उठाने की तैयारी कर ली गई है। इन सब के बीच रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह ने प्रधानमंत्री आवास पर पीएम मोदी से मुलाकात की है। इससे पहले रविवार को एयर चीफ मार्शल और शनिवार को नेवी चीफ पीएम से मिले थे। एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को युद्ध की तैयारियों पर जानकारी दी। वायुसेना चीफ ने पीएम को बताया कि एयरफोर्स अलर्ट है। उन्होंने कहा कि पश्चिमी सीमा पर हमारा डिफेंस नेटवर्क भी पूरी तरह से एक्टिव है। एक दिन पहले ही देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऐलान किया था कि पहलगांव मामले में जो देश की भावना है उसे सरकार जरूर पूरा करेगी। हिंदुस्तान की तैयारियों को लेकर पाकिस्तान के अंदर चिंता दिखाई दे रही है। इस बीच तुर्की का युद्धपोत कराची पहुंचा है। पाकिस्तान ने इसे दोनों देशों के बीच बढ़ते सहयोग का हिस्सा बताया है। तुर्की की तरफ से जरूर ये कहा गया है कि इसे हिंदुस्तान को संदेश नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन जिस तरह से इस समय तुर्की के सैन्य अधिकारियों का पाकिस्तान का दौरा चल रहा है और तुर्की की तरफ से पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई की जा रही है, ऐसे में तुर्की के वारशिप का पाकिस्तान पहुंचना हिंदुस्तान की चिंता बढ़ा रहा है। और अब बात ट्रंप के कनाडा को लेकर दिए बयान की। डोनाल्ड ट्रंप जब से अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं तभी से कनाडा को अमेरिका का हिस्सा बनाने की बात कर रहे हैं और अब एक बार फिर ट्रंप ने साफ कर दिया है कि कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनना होगा। ट्रंप से जब इसे लेकर सवाल किया गया कि क्या उन्होंने ट्रूडो की तरह कार्नी से भी इसे लेकर बात की है, तो ट्रंप ने जवाब दिया कि कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी से इस मुद्दे पर अभी औपचारिक बातचीत नहीं की गई है, लेकिन भविष्य में ये मुद्दा चर्चा में आ सकता है।
कारणी से इस मामले में बातचीत जरूर होगी। इसके लिए सैन्य कार्रवाई की जरूरत नहीं होगी। मैं इस पर हमेशा बात करूंगा क्योंकि हम कनाडा को हर साल $200 बिलियन की सब्सिडी देते हैं। ट्रंप ने कनाडा पर सैन्य कार्रवाई से इनकार किया, लेकिन ग्रीनलैंड पर कब्जे की इच्छा दोहराई और साफ किया है कि वो इसके लिए सैन्य कार्रवाई के लिए विकल्प पर भी विचार करेंगे। ट्रंप ने कहा कि ग्रीनलैंड की भौगोलिक और सामरिक स्थिति अमेरिका के लिए बेहद अहम है। मैं किसी भी विकल्प को नकारता नहीं हूं। मुझे ग्रीनलैंड की जरूरत है। ये हमारी अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है। ग्रीनलैंड की जनसंख्या कम है और अमेरिका उसका ध्यान रखेगा। वह भविष्य में कीमती खनिज संसाधन भी हो सकते हैं जो अमेरिका के लिए फायदेमंद होंगे। ट्रंप भले ही ग्रीनलैंड पर सैन्य कार्रवाई की बात कर रहे हों, लेकिन ग्रीनलैंड के अधिकांश लोग ट्रंप की योजना के खिलाफ हैं। इस बीच ट्रंप के एक और फैसले से अमेरिका में चिंता दिखाई दे रही है। ट्रंप ने विदेशी फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। ट्रंप के इस फैसले से अमेरिकी फिल्म इंडस्ट्री पर असर दिखाई दे सकता है, जो मुश्किल में घिर सकती है। और अब बात रूस यूक्रेन की। रूस यूक्रेन के बीच तनाव कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। आलम यह है कि यूक्रेन ने रूस के 3 दिन के लिए युद्ध विराम के प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है। यही नहीं, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने रूस में होने वाली परेड में भाग लेने वाले विदेशी राष्ट्राध्यक्षों की सुरक्षा की गारंटी न देने की धमकी दी है। हालांकि जेलेंस्की की तरफ से कहा गया है कि अगर युद्ध विराम कम से कम 30 दिनों का हो तभी यूक्रेन इसे स्वीकार करेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि रूस स्थायी समाधान में दिलचस्पी नहीं रखता, बल्कि इसे प्रतीकात्मक अवसरों के लिए इस्तेमाल कर रहा है। दरअसल मॉस्को में द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी की हार की 80वीं वर्षगांठ पर विक्ट्री डे परेड का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने विश्व भर के कई नेताओं को आमंत्रित किया है। रूस ने 9 मई के समारोह के मद्देनजर यूक्रेन के साथ 3 दिवसीय युद्ध विराम का प्रस्ताव रखा है। पुतिन ने इसे संक्षिप्त मानवीय विराम बताया है, लेकिन यूक्रेन की तरफ से प्रस्ताव को खारिज करने के चलते दोनों के बीच तनाव बढ़ने की आशंका है। हालांकि जेलेंस्की के धमकी देने के बावजूद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ऐलान किया है कि वो 7 से 10 मई तक रूस की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे और 9 मई को होने वाले समारोह में भाग लेंगे। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेनी राष्ट्रपति ने चीन पर रूस को हथियार और गोला बारूद मुहैया कराने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में जब रूस हम पर हमला कर रहा है, कोई भी देश जो उसे समर्थन देता है उसे हमारी संप्रभुता का उल्लंघन करने वाला माना जाएगा। यूक्रेन अपनी शर्तों पर अड़ा हुआ है। इस बीच अचानक से रूस ने परमाणु हमले की धमकी दे डाली है। जहां एक तरफ यूक्रेन रूस के सैन्य ठिकानों पर हमले तेज कर रहा है, वहीं पुतिन ने दावा किया है कि उनके पास संघर्ष को तार्किक अंत तक ले जाने की ताकत है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि रूस के पास पर्याप्त संसाधन है और उन्हें उम्मीद है कि परमाणु हथियारों की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक फिल्म रूस क्रेमलिन पुतिन 25 साल में पुतिन ने यूक्रेन जंग को लेकर बड़ा बयान दिया। जार अलेक्जेंडर III के फोटो के सामने खड़े पुतिन ने कहा कि पश्चिम ने हमें उकसाया, लेकिन हमने गलतियां नहीं की। हमें परमाणु हथियारों की जरूरत नहीं पड़ी और उम्मीद है पड़ेगी भी नहीं। अब पुतिन के इस बयान को यूक्रेन के लिए चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि पुतिन ने इशारों में बता दिया है कि अब अगर यूक्रेन नहीं माना तो रूस परमाणु हमला करने से चूकेगा नहीं। बेहतर है कि यूक्रेन पहले ही समझ जाए। वहीं दूसरी तरफ दोनों देशों के बीच जैसे हालात हैं उसे देखकर अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने बड़ा दावा कर दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन जंग को ब्लड बाथ बताया। वो रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौते की नाकामी से खफा है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि ये जंग तीसरे विश्व युद्ध में बदल सकती है। और अब बात इजराइल की बढ़ती मुसीबत की। इजराइल अपने डिफेंस सिस्टम को लेकर बड़े बड़े दावे करता रहा है कि उसके पास दुनिया का सबसे मजबूत हवाई सुरक्षा कवच है, लेकिन हूती विद्रोहियों ने इजराइल के दावों की पोल दुनिया के सामने खोलकर रख दी है। यमन से दागी गई हूतियों की बैलिस्टिक मिसाइल इजराइल में तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट के मेन टर्मिनल के पास गिरी। बेन गुरियन एयरपोर्ट इजराइल का सबसे बड़ा और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जिसकी सुरक्षा करने में इजराइल नाकाम साबित हुआ है। इस हमले के बाद हूती विद्रोहियों ने दावा किया कि उन्होंने इजरायली एयर डिफेंस को भेद दिया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस हमले को रोकने में इजराइल का एरो और अमेरिकी थाट सिस्टम दोनों नाकाम हो गए। इजराइल अपने स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम एरो को दुनिया की बेहतरीन हवाई सुरक्षा कवच होने का दावा करता है। इसके अलावा अमेरिका ने अपना थार्ड मिसाइल डिफेंस भी इजराइल में तैनात किया है, लेकिन ये दोनों सिस्टम मिलकर हूतियों की मिसाइल को नहीं रोक पाए। हूतियों की तरफ से कहा गया है कि बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हमला करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल नए मॉडल की थी, जो रेडार प्रणालियों को चकमा देने में सक्षम थी। वैसे इजराइल डिफेंस सिस्टम एरो ने हूतियों की मिसाइल का पता तो लगा लिया, लेकिन उसे रोकने के लिए दागी गई मिसाइल लक्ष्य से चूक गई। एरो के फेल होने के बाद अमेरिकी बैटरी से एक थर्ड इंटरसेप्टर को लॉन्च किया गया,
लेकिन ये भी लक्ष्य को हिट करने में विफल रहा। दोनों में से कोई भी सिस्टम इजराइल को सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाया। इस बीच इजराइल की चिंता बढ़ाने वाली एक और खबर सामने आ रही है। तुर्की का सबसे एडवांस ड्रोन बायर कतार अब लेबनान और सीरिया के पास भी पहुंच गया है। इस ड्रोन ने नारगोनो कराबाख युद्ध, लीबिया और यूक्रेन रूस युद्ध में अपनी छाप छोड़ी है। इसकी रेंज 150 किलोमीटर से ज्यादा है और ये आसमान में लगातार 27 घंटे तक उड़ान भर सकता है। ये ड्रोन स्मार्ट बम, लेजर गाइडेड मिसाइल लेकर उड़ान भरने में सक्षम है। ऐसे में इजराइल की चिंता बढ़ती दिखाई दे रही है। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे दुनिया की उस जगह की जहां सबसे ज्यादा बिजली गिरती है। दरअसल प्रकृति अपने अनोखे चमत्कारों से हमें हमेशा हैरान करती है। कभी बर्फ, कभी बारिश, तो कभी आग के गोले। लेकिन इन सब के बीच एक ऐसी घटना है जो सबसे ज्यादा चौंकाती है, और वो है आसमानी बिजली। और अगर बात करें दुनिया की उस जगह की जहां बिजली सबसे ज्यादा गिरती है, तो नाम आता है वेनेजुएला की कैटाटुम्बो नदी का। इसे लाइटनिंग कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया की बिजली राजधानी भी कहा जाता है। वेनेजुएला के जूलिया राज्य में जहां कैटाटुम्बो नदी और माराकाइबो झील मिलते हैं, वहां हर रात आसमान में बिजली का नजारा देखने को मिलता है। ये नजारा इतना अद्भुत होता है कि इसे देखकर हर कोई दंग रह जाता है। वैज्ञानिक बताते हैं कि इस इलाके की खास भौगोलिक स्थिति इस बिजली के तूफान की वजह है। आसपास की पहाड़ियां, गर्म हवाएं और झील से उठने वाली नमी मिलकर बिजली का ऐसा तांडव रचती हैं कि हर रात करीब 10 घंटे तक आसमान जगमगाता रहता है। क्या आप जानते हैं कि यहाँ साल में 280 रातें ऐसी होती हैं जब बिजली चमकती है। एक रात में औसतन 160 से 300 बार बिजली कड़कड़ाती है, यानी हर मिनट आसमान में बिजली की चमक देखने को मिलती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस इलाके में प्रति वर्ग किलोमीटर हर साल 250 बार बिजली गिरती है। यही वजह है कि ये दुनिया की सबसे ज्यादा बिजली वाली जगह है। हालांकि ये नजारा जितना खतरनाक है, उतना ही मनमोहक भी है। रात के अंधेरे में बिजली की चमक इतनी खूबसूरत होती है कि इसे 50 किलोमीटर दूर से भी देखा जा सकता है। ये प्रकृति का ऐसा चमत्कार है जो हर किसी को अपनी ओर खींचता है। कैटाटुम्बो की बिजली न सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए रहस्य है, बल्कि हर प्रकृति प्रेमी के लिए एक अनोखा अनुभव भी है। तो फिलहाल के लिए वर्ल्ड न्यूज में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।